हेलो जय हिंद फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे आप लोग। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लोग बताइए कि कैसा लग रहा है वीडियो। और इसमें जो है आधुनिक भारतीय इतिहास जीएस दृष्टि पढ़ाया जा रहा है और इसमें आज आपका पॉइंट है भारत का संवैधानिक विकास। इसमें कौन कौन से अधिनियम हुए, सभी अधिनियमों की विशेष चर्चा की गई है। तो चलिए वीडियो को आज स्टार्ट करते हैं और ये हिस्ट्री का जो है 30वां क्लास होगा। और ध्यान रहे आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए अपने क्लाइमेक्स तक चैनल को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे भारत का संवैधानिक विकास कैसे कैसे हुआ। तो पहला हम देखेंगे कंपनी के शासनाधीन अधिनियम की हम बात करेंगे। तो पहला है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी की बात है। इसमें जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा ये पारित किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट। और कंपनी में जो व्यापक था वो भ्रष्टाचार और कुप्रशासन को दूर करने का उद्देश्य था, जो रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। और इसमें जो इसका प्रावधान इसमें क्या क्या था, मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी और बंगाल का जो ये मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी जो है कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन हो गई थी, इसमें ये प्रावधान था। और जो बंगाल का गवर्नर था, ये बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाने लगा अंग्रेजी क्षेत्रों का। और इसमें जो है रेगुलेटिंग एक्ट में जो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। आगे देखते हैं इसी क्रम में हम लोग। तो आगे है ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी। इसका प्रमुख प्रावधान क्या क्या है, तो कंपनी के मामलों में सरकारी नियंत्रण में वृद्धि हुई थी और कंपनी के व्यापार में हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई थी। और ईस्ट इंडिया एक्ट में क्या क्या हुआ था, तो कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यों को एक दूसरे से अलग किया गया था। और आगे हम बात करेंगे 1786 का अधिनियम। तो इसमें जो है गवर्नर जनरल को विशेष अवस्था में अपने परिषदों के निर्णय को रद्द करने तथा अपने निर्णयों को लागू करने का अधिकार प्रदत्त यानी कि प्रदान किया गया था। 1786 में का जो अधिनियम था। और इसी क्रम में हम आगे बात करेंगे चार्टर एक्ट, ये 1813 ईस्वी की बात है। इसमें जो है कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया गया था इसमें, और चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर बाकी व्यापार किया गया था। और इसके बाद हम बात करेंगे अगले पॉइंट की। तो कंपनी को अगले 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार दिया गया था चार्टर एक्ट 1813 ईस्वी में। और इसमें प्रथम बार शिक्षा पर खर्च जो है प्रति वर्ष 1 लाख रुपए का प्रावधान था। और इसी क्रम में हम आगे देखेंगे। तो आगे है आपका चार्टर एक्ट 1833 का चार्टर एक्ट। इसमें जो है कंपनी के सभी वाणिज्यिक अधिकार समाप्त किए गए और कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य करने का प्रावधान दिया गया। और इसमें जो है बंगाल का गवर्नर जनरल अब समूचे भारत का यानी पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा इसके द्वारा, चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। और कानून बनाने के लिए जो है गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य सम्मिलित हुई थी। इसमें मैकाले सर्वप्रथम विधि सदस्य थे। और इसी क्रम में हम लोग आगे बात करेंगे चार्टर एक्ट 1853 की, ये इम्पोर्टेंट है। तो इसमें जो है नियंत्रण बोर्ड और उसके अन्य पदाधिकारियों का वेतन दिया गया था। और इसमें चार्टर एक्ट 1853 में निश्चित क्या हुआ था कि सरकार द्वारा होगा, निश्चित किया गया जो कंपनी धन जो है कंपनी देगी। और डायरेक्टरों की संख्या जो है 24 से घटाकर 18 कर दी गई। इसमें 6 थे और क्राउन द्वारा मनोनीत किए गए थे। और इसी क्रम में हम आगे बात करेंगे। तो भारत सरकार अधिनियम 1858 ईस्वी की। तो इसका जो है भारतीय प्रशासन जो है कंपनी से छीनकर ब्रिटिश राज मुकुट को सौंप दिया गया इसके द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा। और इसमें जो है भारतीय सचिव थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये दोनों के समस्त अधिकारी भारत सचिव को प्रदत्त हुए थे। और जो है भारत सरकार अधिनियम की हम बात करें तो इसमें भारत के गवर्नर जनरल का नया नाम दिया गया, उसे वायसराय कहा गया। जो भारत का जो गवर्नर जनरल था उसे वायसराय कहा गया। और भारत में ब्रिटिश क्राउन यानी कि ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि माना जाता है वायसराय को। और इसी क्रम में हम लोग आगे देखेंगे। तो ब्रिटिश ताज यानी कि जो हम बात किए हैं अभी, तो ब्रिटिश ताज के
शासनाधीन अधिनियम की हम बात करेंगे तो इसमें भारतीय परिषद अधिनियम 1861 ईस्वी में हुआ का है। इसमें वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी और अध्यादेश लागू रहने की अधिकतम अवधि 6 माह। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको। और इसमें जो अगला पॉइंट है, जो भारतीय परिषद अधिनियम थी, इसमें परिषद को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई थी। ये लॉर्ड कैनिंग द्वारा विभागीय प्रणाली द्वारा की गई थी। और क्या किया गया था, इसमें वायसराय की कार्यकारी परिषद का विस्तार किया गया और मुंबई तथा मद्रास प्रांतों को पुनः प्राप्त अधिकार, कि इनको दोनों जो प्रांत थे इनको फिर से प्राप्त अधिकार मिल गया था। और आगे बात करें हम अपने लिए कानून बनाने का अधिकार और संशोधन करने का अधिकार जो बम्बई और मद्रास प्रांतों को मिल गया था, दोनों का अधिकार मिल गया था। आगे हम बात करेंगे भारतीय परिषद अधिनियम 1892 ईस्वी की। तो इसमें जो है विधानमंडल के सदस्यों को बजट पर अपने विचार प्रकट करने का अधिकार प्रदान यानी कि प्रदत्त हुआ था। और क्या हुआ था, तो सार्वजनिक हितों के मामलों में विधानमंडल के सदस्यों को 6 दिन की सूचना देकर प्रश्न पूछने का अधिकार प्रदान हुआ था। भारतीय परिषद अधिनियम जो 1892 ईस्वी का था। और सीमित एवं अप्रत्यक्ष निर्वाचन का सिद्धांत स्वीकार किया गया इस अधिनियम के तहत। आगे हम बात करेंगे भारतीय परिषद अधिनियम। ये देखिए 1892 का हमने पहले बताया, अब हम वही है भारतीय परिषद अधिनियम, ये है 1919 का। इसका जो है जो 1919 का जो भारतीय परिषद अधिनियम है, इसका अन्य नाम क्या है, तो मिंटो मार्ले सुधार 1919 इसे अन्य नाम से जाना जाता है। इसमें जो है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी और केंद्रीय विधानमंडल के सदस्यों को बजट पर मत देने का अधिकार नहीं दिया गया था। ये देख लीजिएगा आप, इम्पोर्टेंट है। आगे हम बात करेंगे प्रसिद्ध कथन किसका कौन सा कथन है, तो गांधी जी द्वारा गांधी जी का कथन है। इस एक्ट ने, इसी एक्ट की बात कर रहे हैं जो मिंटो मार्ले सुधार है 1919 का। तो गांधी जी बोले थे कि इस एक्ट ने हमारा सर्वनाश कर दिया, ये इन्होंने गांधी जी बोले थे। और रैमजे मैकडोनाल्ड जो बोले थे, ये सुधार प्रजातंत्रवाद और नौकरशाही के मध्य एक अधूरा और अल्पकालीन समझौता, ये इनके द्वारा कथन है। आगे हम बात करेंगे तो भारत सरकार अधिनियम 1919, ये भी महत्वपूर्ण है। इसका जो है अन्य नाम है मॉन्टेग्यू यानी कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, इसका अन्य नाम है। और प्रांतों में द्वैत शासन का प्रारंभ किया गया था भारत सरकार अधिनियम द्वारा। और इसी अधिनियम द्वारा पहली बार जो है उत्तरदायी शासन शब्दों का स्पष्ट प्रयोग हुआ था और प्रांतीय विषय यानी कि आरक्षित, हस्तांतरित और विभाजित हुआ था प्रांतीय विषय। और अधिनियम का आधार जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट द्वारा अधिनियम का आधार बनाया गया था। आगे हम बात करेंगे भारत सरकार अधिनियम 1935, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम है। इसके तहत देखेंगे हम क्या क्या प्रावधान हुए थे। तो गठन की हम बात करें तो संघीय लोक सेवा आयोग द्वारा इसका गठन किया गया। अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई इस अधिनियम के तहत। और इसके तहत जो है जो भारत सरकार अधिनियम 1935 है, इसके तहत द्वैत शासन यानी कि प्रांतों से समाप्त हुआ और केंद्र में लागू हुआ है द्वैत शासन। और स्वायत्तता की बात करें तो प्रांतों को जो है स्वायत्तता प्राप्त हुई। और स्वशासन की बात करें तो प्रांतों को और दोहरे शासन के स्थान पर जो है स्वशासन हुआ। और गवर्नर की हम बात करें, भारत सरकार अधिनियम 1935 के गवर्नर की अध्यादेश जारी करने का अधिकार था जो गवर्नर है। और विस्तार की बात करें तो सांप्रदायिक तथा वाणिज्य मतदान मंडलों का जो है विस्तार हुआ था इसमें। और आधार स्रोत की बात करें तो भारत के वर्तमान संवैधानिक ढांचे का स्रोत है, यानी काफ़ी हद तक है। और द्विसदनी की बात करें, द्विसदन की, तो केंद्रीय विधानमंडल इसका द्विसदनी है। और शक्तियों का विभाजन की हम बात करें तो केंद्र एवं प्रांतों में जो है शक्तियों का विभाजन हुआ था। और स्थापना की बात करें तो फेडरल न्यायालय में जो स्थापना हुई, इसमें जवाहरलाल नेहरू का कथन है, एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है, ये जवाहरलाल नेहरू का कथन है। और गुलामी का अधिकार और दास्ता का आज्ञापत्र। और आगे हम बात करेंगे अनुदेश प्रपत्र यानी कि अंतर्विष्टि, और ये राज्य की नीति निदेशक तत्व के रूप में समाविष्टि।
और भारत के संविधान में वर्ष 1950 में जो है किया गया था ये। और नोट में कुछ पॉइंट देखेंगे हम। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन जो 1936 में, भारत सरकार अधिनियम 1935 अस्वीकृति मिली थी। आगे हम बात करेंगे भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ था। तो इसमें जो है अविभाजित भारत का विभाजन कर भारत एवं पाकिस्तान को 2 स्वतंत्र अधिराज्यों की स्थापना की गई इस अधिनियम के तहत। और आगे हम बात करेंगे 15 अगस्त, जैसे कि आप लोग जानते होंगे 15 अगस्त 1947 से भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुत्ता की समाप्ति हुई और दोनों अधिराज्यों की संविधान निर्मिती सभा को संविधान बनाने का अधिकार प्राप्त हुआ। और इसके तहत जो है दोनों अधिराज्यों को ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता प्राप्त हुई और भारत का राज्य सचिव पद समाप्त किया गया। और आगे कुछ विविध पॉइंट है उसकी हम चर्चा करेंगे। तो जो अरुणा अशरफ अली की हम बात करेंगे, तो ये राष्ट्रवादी मुसलमान थे और स्वतंत्रता सेनानी थे और इनका मूल नाम अरुणा गांगुली था। और इन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के भूमिगत आंदोलन की प्रमुख महिला संगठनकर्ता थी। और आगे हम बात करेंगे महत्वपूर्ण भूमिका क्या थी इनकी। तो कम्युनिस्ट पार्टी की महिला विंग नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन के गठन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। और 1958 में दिल्ली की मेयर निर्वाचित हुई थी इन्होंने। और प्रकाशन की हम बात करें तो पैट्रियाट ये समाचार पत्र है और लिंक ये पत्रिका है इनकी, ये प्रकाशन हुई थी। और आगे हम बात करेंगे आधुनिक भारतीय इतिहास में कुछ विविध पॉइंट है उसकी हम चर्चा करेंगे। तो महत्वपूर्ण तथ्य है लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत विभाजन के लिए उत्तरदायी ठहराया था। किन्हें उत्तरदायी ठहराया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना को उत्तरदायी ठहराया था। और अगला पॉइंट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सरकारी इतिहासकार थे। तो कौन थे सरकारी इतिहासकार थे? तो डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सरकारी इतिहासकार थे। आगे अगले नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें, गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन सितंबर 1961 में आयोजित किया गया, बेलग्रेड में आयोजित किया गया। और आगे हम बात करेंगे भारत ने सेना भेजकर गोवा को मुक्ति दिलाई थी। तो ये वर्ष 1961 में मुक्ति दिलाई थी। आगे हम बात करेंगे 1858 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे। कौन थे? तो ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इसके जो है प्रथम स्नातक थे। अगला नेक्स्ट पॉइंट है भारत में वर्ष 1957 में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई। तो ये कहाँ पे हुई, कौन सी जगह? तो केरल में जो है स्थापना हुई। और नेक्स्ट पॉइंट है 1866-67 में उड़ीसा में पड़े भीषण काल को कहा गया था। तो क्या कहा गया था? तो प्रकोप का समुद्र कहा गया था, जो भीषण अकाल पड़ा हुआ था उड़ीसा में। अगला नेक्स्ट पॉइंट है उड़ीसा अकाल के बाद एक समिति नियुक्ति हुई थी, उसका क्या नाम है? उसके अध्यक्षता में जो है सर जॉर्ज कैम्पबेल की अध्यक्षता में ये समिति नियुक्ति हुई थी। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। तो 19वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में पिंडारियों के 3 प्रमुख नेता कौन कौन थे? तो चीतू बासिल मोहम्मद थे और करीम खां, ये 3 जो है प्रमुख पिडारियों के 3 प्रमुख नेता थे। और हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। तो 7 जुलाई 1896 को बम्बई के वाटसन होटल में मावल ऑफ द सेंचुरी के नाम से भारत में पहला सिनेमा शो आयोजित किया गया था। तो ये ल्यूमी एरेबंधो द्वारा, यानी कि जो फ्रांस के थे। और अगला पॉइंट है प्रथम राष्ट्रवादी नेता जिन्होंने जनता से निकट संबंध स्थापित करने का प्रयत्न किया था। तो ये कौन थे? तो ये बाल गंगाधर तिलक जी थे। और आगे नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करेंगे, जय जवान जय किसान का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? तो आप लोग जानते होंगे ये दिए थे लाल बहादुर शास्त्री दिए थे। और आगे हम बात करेंगे भारत का आर्थिक विकास की। तो गांधी जी द्वारा जो है और जवाहरलाल नेहरू द्वारा। तो गांधी जी द्वारा हम बात करेंगे लघु कुटीर यानी कि उद्योगों के विकास पर बल दिए थे ये गांधी जी। और जवाहरलाल नेहरू ये भारी औद्योगिकीकरण के पक्षपोषक माने गए थे। और आगे हम बात करेंगे
राइटर्स बिल्डिंग्स द्वारा। तो ये कोलकाता, ये पश्चिम बंगाल में स्थित है और मुख्यमंत्री कार्यालय इसी भवन में स्थित है। जो राइटर्स बिल्डिंग है ये कोलकाता में है और मुख्यमंत्री कार्यालय इसी भवन में स्थित है, हम बता दिए हैं। और निर्माण का उद्देश्य क्या है, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जूनियर सर्वेंट्स के लिए जो है इसका निर्माण किया गया राइटर्स का। और आगे हम बात करेंगे वास्तुविद की बात करें तो थॉमस लियान जो इसके वास्तुविद थे। और इसी क्रम में आज का पॉइंट यहीं समाप्त होता है। और आगे हम बात करेंगे इसके बाद प्रसिद्ध पुस्तकें कौन कौन सी हैं, उसके लेखक कौन कौन से हैं, इम्पोर्टेंट है। चलिए हम बाकी कल बात करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, और आशा करते हैं आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करवाइए, अपने दोस्तों में सब्सक्राइब करवाइए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।